नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री बृजेश सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूपी में महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। निमंत्रण के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गूगल डिजिटल के माध्यम से भी डिवाइन ग्रैंड डिजिटल महाकुंभ का ऐप बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो कुंभ हुआ था उससे भी ज्यादा दिव्य और भव्य 2025 का महाकुंभ होगा। देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिलकर उत्तर प्रदेश के मंत्री निमंत्रण दे रहे हैं और अन्य माध्यम से भी जनता को आमंत्रित कर रहे हैं। 2019 के कुंभ में 22 करोड़ श्रद्धालु आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ हुआ था। सभी तीर्थयात्री जो अब कुंभ में आएंगे वह उत्तर प्रदेश सरकार के अतिथि होंगे। कुंभ के सभी परिसर स्वच्छ होंगे। उन्होंने बताया कि 350 से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, 10 टॉयलेट कॉम्प्लेक्स हैं। इस कुंभ में 2500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम हर चीजों पर बहुत पैनी नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए 100 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तराखंड की समस्त जनता को भी यूपी के मंत्रियों ने आमंत्रित किया है। तो उत्तराखंड पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री और महाकुंभ 2025 को लेकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्हें निमंत्रण दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ को लेकर के उन्होंने कई जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि इस बार का महाकुंभ काफी भव्य और दिव्य होगा, काफी व्यापक होगा। कई तरह की सुविधाएं भी वहां पर आने वाले अतिथियों को दी जाएंगी और उत्तर प्रदेश में आने वाला हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार का अतिथि होगा। तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री को प्रयागराज महाकुंभ का निमंत्रण दिया गया और उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य निमंत्रण देने के लिए पहुंची थी। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की। सीएम धामी को भी निमंत्रण दिया गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले महाकुंभ में वह शिरकत करें। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सभी मूलभूत ढांचागत सुविधाएं तैयार की जा चुकी है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। 15 तारीख को राष्ट्रीय खेलों की पहचान लोगों को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से उत्तराखंड के रंगों को भारत के हर कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ खेल एंथम, खेल आइकन शुभंकर, टॉर्च लॉन्चिंग और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाते हुए जर्सी की भी लॉन्चिंग होगी। लॉन्चिंग कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होंगे। खेलों के आयोजन स्थल के बारे में खेल मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में 42 कैंपों के माध्यम से 1200 से अधिक बच्चे खेलों की तैयारी में जुटे हैं। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का नाम रोशन कर मेडल लाने वाले बच्चों को नौकरी भी दी जाएगी। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में सभी 32 कोर गेम्स के विश्व स्तरीय आयोजन को कराने में उत्तराखंड सक्षम है। सरकार की हर स्तर पर तैयारी पूरी है। वहीं विकासनगर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं मुन्ना सिंह विधायक ने कहा कि विकासनगर में पूर्व सैनिक परिवार रहते हैं,
उनको सैनिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करने के लिए देहरादून जाना पड़ता था, जिसमें उम्रदराज लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिस कारण विकासनगर में सैनिक कल्याण कार्यालय की आवश्यकता निरंतर महसूस की जा रही थी, जिसका आज उद्घाटन किया गया। विकासनगर विधायक ने कहा कि सैनिक मंत्री और मुख्यमंत्री के बहुत बड़े सहयोग से इस कार्यालय का शुभारंभ किया गया। गुरुवार को देहरादून के बीजेपी कार्यालय सदस्यता अभियान वहां चलाया गया, जिसमें विपक्षी दल के कई कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा गया। इनमें से ज्यादातर कार्यकर्ता अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखते हैं, जो कि आने वाले निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कई मायने में फायदा पहुंचा सकता है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री धामी के कार्यों से प्रभावित होकर अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देवपुरा चौक पर इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला भी जलाया गया। आक्रोशित कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल साबित हुई है। मोदी सरकार को जल्द से जल्द बांग्लादेश में विशेष शांति सेवा भेजकर शांति बहाल करने का कदम उठाना चाहिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। वहां पर हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को इसके ऊपर तटस्थ तरीके से ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा की जा सके। हमारे साथ हमारे संवाददाता रुपेश वालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, बांग्लादेश में जो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक, उनकी क्या स्थिति है, यह किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से इन विरोध प्रदर्शन में क्या क्या मांगे रखी गई हैं और क्या क्या उन्होंने अपने विरोध में जताया है? देखिए कुणाल, हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही जो विभिन्न मंच थे उनके द्वारा एक जो बड़ी रैली थी वो निकाली गई थी। ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक रैली निकाली गई थी। तो उसके बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये जोरदार प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और साथ ही साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल साबित हुई है। मोदी सरकार को जल्द से जल्द बांग्लादेश में विशेष शांति सेवा भेजकर शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में बांग्लादेश को पृथक करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो उस समय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किसी पूरे विश्व में किसी की भी बात नहीं सुनी थी और बांग्लादेश को अलग देश का दर्जा दिला दिया था। तो इसलिए वर्तमान की जो मोदी सरकार है, इनकी विदेश नीति इसलिए फेल साबित हो रही है कि चूंकि हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश और वहां पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है। इसीलिए उन्होंने केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया है और साथ ही साथ मांग ये की है कि जल्द से जल्द जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद रुपेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बार फिर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल विवाद की चपेट में आए हैं। अश्लील टिप्पणी से जुड़े उनके वायरल ऑडियो ने राजनीति में खलबली मचा दी है। गुस्साई महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को ठुकराल का पुतला दहन कर विरोध जताया। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल का
एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस की महिला नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऑडियो वायरल होने के बाद से रुद्रपुर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और राजकुमार ठुकराल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्यजीत सरकार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सत्यजीत, पूर्व विधायक और उनके ऊपर लगे आरोप और ऑडियो क्लिप के वायरल होने की पूरी कहानी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए विरोध में क्या कुछ हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। नगर पालिका अध्यक्ष है बीना शर्मा, उनके जो ऑडियो थी ऑडियो उनको वायरल हो चुकी हैं। वायरल परसों रात को वायरल हुई है, कल से अच्छा खासा सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, जिसको लेकर कल भी उनका पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल उनका पुतला जला हर चौराहे में फूका गया। आज उनका जो राजकुमार ठुकराल के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शन किया गया। यहाँ पे रुद्रपुर गांधी पार्क में अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। उनका स्पष्ट कहना है कि हम लोग अभी कोतवाली में जाएंगे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। और किसी मुद्दे पर अगर एफआईआर दर्ज नहीं होते तो इसका रणनीति आगे तक लेकर जाएंगे। प्रदेश में इनका पूरा हमला बोलेंगे इसके ऊपर। जिस प्रकार से एक महिला के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया, जो ऑडियो क्लिप में अश्लील बातें, अश्लील गंदे गाली गलौज उनके तौर पर बताया जा रहा है। लेकिन राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक है, उनका स्पष्ट कहना है कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, बल्कि ये 5 साल पुरानी ऑडियो है। मतलब उनका स्पष्ट ये भी कहना है कि ये मेरा ऑडियो नहीं है, और दूसरी ओर ये भी बोल रहा है कि 5 साल पुरानी ऑडियो है। लेकिन इसमें भी जांच की विषय है, जांच उसमें चल रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अल्मोड़ा में जिला स्तरीय वनाग्नि प्रबंध समिति की बैठक जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि चीड़ के जंगल या पिरूल ही वनाग्नि का कारण नहीं है। अधिकतर मामलों में मानवीय हस्तक्षेप से वनाग्नि की शुरुआत होती है। पिरूल के सहारे आग उसी तरह फैलती है जिस तरह से अन्य बायोमास के सहारे आग फैलती है। उन्होंने कहा कि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित मानव संसाधनों के कारण वन विभाग के लिए यह मुश्किल हो जाता है कि वह अकेले ही वनाग्नि नियंत्रण कर सके। ऐसे में वनाग्नि नियंत्रण में जन सहभागिता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए विद्यालयों के छात्र छात्राओं और ग्रामीणों को जागरूक किया जाए और ग्रामीण विशेषकर महिलाओं को महिला मंगल दल, महिला समूह के रूप में संगठित, पंजीकृत किया जाए। उन्हें समय समय पर वनाग्नि के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया जाए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम वनाग्नि समिति का गठन फायर सीजन से पूर्व कर लिया जाए। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फायर ऐप का व्यापक प्रचार प्रसार करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वनाग्नि के लिए जिम्मेदार असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाए। नगर पालिका परिषद मसूरी में संविदा कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका में तालाबंदी कर कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर जमकर हंगामा हुआ और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई और धरना प्रदर्शन किया गया। विंटर कार्निवल को लेकर स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर निविदाएं आमंत्रित की गई थी। इसके बाद कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और नगर पालिका में कार्यरत 150 संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने की सूचना पर बवाल मच गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह, उन्होंने नहीं बताया कि विंटर कार्निवल को लेकर संविदा पर कर्मचारी रखे जाने थे, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित किए गए थे। लेकिन नगर पालिका के संविदा कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब दूर कर दिया गया है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ और नशा मुक्त भारत अभियान प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में रानीखेत आर्मी क्षेत्र में लगे आर्मी शरदोत्सव में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान रैली निकाली गई। इस रैली में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रैली स्लोगन और नारों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को नशे से होने वाले नुकसान से जागरूक किया और नशा मुक्ति के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। छात्र संघ सचिव प्रदीप कुमार ने नशे से होने वाले नुकसान और आजकल युवाओं द्वारा नशे की ओर, नशे की लत से होने वाली हानियों पर
अपने विचार व्यक्त किए। देहरादून में अब आम जनता के सुझाव लेकर सड़कों की खुदाई होगी। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने बताया कि सड़कों की खुदाई करने से पहले आम जनता के साथ बैठक होगी। इसके लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। इस बैठक से मिले सुझाव के आधार पर सड़कों की खुदाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़कों की खुदाई से आम जनता को परेशानी होती है, इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो आम जनता के सुझाव को लेकर सड़कों की खुदाई होगी, ऐसा देहरादून के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने कहा है। सवीन बंसल लगातार अपने औचक निरीक्षण के लिए भी जाने जाते हैं और जनता के लिए दी जाने वाली सुविधाओं पर उनका विशेष फोकस होता है। ऐसे में जो भी आगामी खुदाई होगी वहां की सड़कों पर, उसके पहले आम जनता से एक बैठक होगी और उनके सुझाव पर ही खुदाई की जाएगी। रक्तदान और नेत्रदान के साथ साथ देहदान को महादान माना जाता है, जिसके जरिए अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज में देखने को मिला है। देहरादून में 2.5 दिन की बच्ची का दून मेडिकल कॉलेज में देहदान किया गया। 2 दिन की जन्मी बच्ची मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में हृदय संबंधी रोग के कारण भर्ती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्ची नहीं बच पाई। देहरादून में दंपति ने अपनी 2.5 दिन की बच्ची का शव दून मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि 9 दिसंबर को दून अस्पताल में जन्मी बच्ची को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, जिसका 11 दिसंबर की सुबह निधन हो गया। उन्होंने बताया कि मोहन और दधीची देहदान समिति ने बच्ची के माता पिता को देहदान करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि बच्ची 2 दिन पहले ही इस दुनिया में आई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बच्ची की जान बच नहीं पाई। उन्होंने कहा कि इस तरह के महान कार्यों से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि यदि अपना देहदान कर सके तो इससे डॉक्टरों को मानव संरचना समझने में मदद मिल सकेगी। दून मेडिकल कॉलेज ने बच्ची का देहदान करने वाले माता पिता को पौधा भेंट कर सम्मानित किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में हुए हिमपात के कारण पौड़ी में अब शीतलहर का प्रकोप छाया हुआ है। शाम होते ही तापमान में भारी गिरावट आ रही है। रात के वक्त पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों को अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने शहर के आबादी वाले क्षेत्र में जगह जगह अलाव की व्यवस्था की, लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए, जबकि जरूरतमंद को कंबल भी बांटे जा रहे हैं। व्यापार सभा पौड़ी की ओर से कराए जा रहे पौड़ी महोत्सव के अंतिम दिन नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनाने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में पौड़ीवासी रामलाल मैदान में पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट के गीतों ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम में पहुंचे लोग गीतों को सुनकर झूम उठे। गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने व्यापार सभा पौड़ी का आभार जताते हुए कहा कि पौड़ी शहर में व्यापार सभा बेहतरीन कार्य कर रहा है, जो कि सराहना के योग्य है। उनके आग्रह से ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाया है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों का भी आभार जताया। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में पौड़ी की जनता बड़ी संख्या में यहां पहुंची है, जिससे यह साबित होता है कि आज भी अपने लोकगीतों के प्रति लोगों में प्यार है। वहीं स्थानीय जनता पौड़ी महोत्सव होने से उत्साहित नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यापार सभा द्वारा बेहतरीन कार्य पौड़ी में किया जा रहा है। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।